डियर एस्पिरेंट पेपर सोल्यूशन सीरीज में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हम जीपीएससी एआरटीओ ऑटोमोबाइल का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज का पार्ट 2 है, मतलब ऑटोमोबाइल का जो पेपर है 2019 का, उसका पार्ट 2 है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल @मनु एकेडमी। तो ये रही कुछ बेसिक फॉर्मेलिटी। अब क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ की तरफ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ नज़र आ रही है और ये आपको एडवर्टीजमेंट नंबर नज़र आ रहा है। इसके पहले मतलब पार्ट 1 में हमने ऑटोमोबाइल का 50 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। आज हम 50 से आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब 101 से लेके 150 तक हमने डिस्कशन कर लिया है। आज उसके आगे वाला डिस्कशन करेंगे। ये नॉन टेक्निकल है, इसके बारे में डिस्कशन होता नहीं। चलिए हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 150 तक डिस्कस किया था। आज हमारा स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 151 से। क्वेश्चन है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा रीड आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। लिखा लंबा है बट क्वेश्चन आसान सा है। वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक बुलेट फायर किया जाता है, उसका मास दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है और जिस वुडन में फायर किया जाता है प्लाईवुड में, उसकी थिकनेस दिया गया है, मतलब इतनी लेंथ वो ट्रेवल कर रहा है। कहा गया है कि जब वो बाहर आता है तो उसके पास इनिशियल कैनेटिक एनर्जी का केवल 10% ही कैनेटिक एनर्जी बचती है। तो इमर्ज स्पीड बताना है आपको कि मतलब जब वो बाहर निकला उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या थी, किसकी, बुलेट की स्पीड। अब देखिए यहाँ पे सिंपल दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर पाओगे। पहली चीज़ कहा गया है कि जब वो बाहर आता है तो इनिशियल कैनेटिक एनर्जी का 10% कैनेटिक एनर्जी बचती है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो वी फाइनल है, वी फाइनल मतलब बाहर आने के बाद की वेलोसिटी, वो क्या है, हमारे पास v2 है, हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारी ये हमारी वेलोसिटी हमने एज्यूम कर लिया। तो कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ और बुलेट का मास और v2 स्क्वायर। एज पर क्वेश्चन कहा गया है कि ये किसके इक्वल टू होगा, ये इक्वल टू होगा 10% ऑफ इनिशियल कैनेटिक एनर्जी। तो वो कितना है इनिशियल कैनेटिक एनर्जी, हाफ m, और उस टाइम की वेलोसिटी आपको दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 200 का स्क्वायर, 200 मीटर पर सेकेंड है तो स्क्वायर हो जाएगा। हाफ mv से हाफ mv कैंसिल आउट हो जाएगा। पर एक चीज़ और यहाँ पे लिखना है जो हम लोग भूल रहे हैं, कह रहा है कि इस कैनेटिक एनर्जी का केवल 10% बचता है। दैट्स मीन कि ये किसके इक्वल टू होगा, 10/100 के। ठीक है, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 200 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये 100 है, 1/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। अब एक दूसरा तरीका भी सॉल्व करने का, वो कौन सा है भाई, जो 90% कैनेटिक एनर्जी कंज्यूम हुई है वो कहाँ पे गई है, वो वर्क में ही तो गई है। उसी के थ्रू बुलेट ने क्या किया है, इस प्लाईवुड को इमर्ज मतलब प्लाईवुड में होल बनाने में काम किया है। ठीक है, तो वो 90% को भी आप ऐसे लिख सकते हो, वर्क के बराबर लिख सकते हो। तो हाफ m v स्क्वायर और इसका ये v इनिशियल वाली v है, ये वाली v है, इसका 90% यूटिलाइज हो गया है वर्क में। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू डी। डी दिया गया है, डी क्या है, कितना वर्क किया गया, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल की गई। और f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, m a इंटू डी। डी की वैल्यू दिया गया है, m से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक ही अननोन है क्या, एसेलरेशन। तो यहाँ से आपको एसेलरेशन मिल जाएगा। बेसिकली इसको एसेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन कहेंगे। ठीक है, रिटार्डेशन मिल गया। आपको फॉर्मूला पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। देखो s क्या है, ट्रेवल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, a आपने यहाँ से फाइंड आउट किया है और फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 200 है, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगेन आपको केवल क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है। एक ही अननोन है, बाकी सब नोन है। यहाँ से भी करोगे तो यही वाला ऑप्शन आएगा। पर ये वाला थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट ठीक है, एग्जाम में जो भी आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए उससे आप सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, इन क्लॉक मैकेनिज्म गियर ट्रेन यूज। बेसिकली क्या होता है, जो को एक्सियल होते हैं और डिफरेंट स्पीड से मूव कराना होता है, चूंकि मिनट वाली अलग, घंटा वाली अलग, सेकंड वाली अलग, ऐसे में हम रिवर्टेड गियर ट्रेन का यूज करते हैं। कई सारे जगह पे आपको एपीसाइक्लिक भी मिलेगा आंसर, पर अप्रोप्रिएट आंसर है रिवर्टेड, और आपके प्रोविजनल में भी यही दिया गया है। बट ऑनलाइन की दुनिया में कई जगह एपीसाइक्लिक भी आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है,
153 एग्जैक्टली, मैं 53 बोल रहा हूँ, आप समझ जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड फॉर स्टार्टिंग अ सिंगल फेज मोटर? तो वो ऑप्शन है आपका कैपिस्टेंस स्टार्ट मोटर। अब इकोनॉमिकल क्यों है, मतलब फायदेमंद कम क्यों है, कम पैसा क्यों खर्च होता है, उसके दो रीजन हैं। एक तो है इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है और दूसरा हाई पावर फैक्टर होता है एज कंपेरिजन टू अदर्स। इसमें रेजिस्टेंस यूज होता है, इसमें कैपेसिटेंस यूज होता है, ठीक है। तो अलग अलग मैकेनिज्म होता है, अब कैसे वर्क करता है उस पर नहीं जाएंगे, बस ये चीज़ आप ध्यान रखो। बाकी के कंपेरिजन में इसका पावर फैक्टर ज़्यादा होता है, यूनिटी के आसपास होता है, और इसका जो टॉर्क होता है वो भी ज़्यादा होता है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 154 है, विच इज द कंडीशन फॉर डायनेमिक बैलेंसिंग ऑफ द शाफ्ट रोटर सिस्टम? डायनेमिक बैलेंसिंग करना है, इसका मतलब कि मास होगा, अलग अलग प्लेन में रोटेट कर रहे होंगे तो हमको फोर्स बैलेंस कर देना है, उसके थ्रू चाहे कपल या मोमेंट आ रहा है वो बैलेंस कर देना है। तो ऑब्वियसली दोनों बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आपको डायनेमिक बैलेंसिंग मिलेगी। तो आसान सा क्वेश्चन था। द डिवाइस फॉर स्मूथिंग आउट द पावर, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फ्लाईव्हील ही तो होता है, मतलब स्मूथ करने का मतलब इंटरनल वाइब्रेशन, मतलब इंटरनल पावर डिफरेंस, कई बार मैंने बताया हुआ है, इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा भी कि डीजल में ज़्यादा बड़ी फ्लाईव्हील होती है या फिर पेट्रोल में होती है, कई बार वहाँ पे दिया गया रहता है कि इतने पावर का, इतने रिवोल्यूशन का है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कंपैरिजन वाला पूछता है फ्लाईव्हील के उसमें। कई बार मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप मुझे कंटिन्यूसली फॉलो करते हो तो आपको पता भी रहेगा। फ्लाईव्हील डीजल इंजन में बड़ी यूज़ होती है क्योंकि वहाँ पे कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा कंप्रेस करना है तो पावर भी ज़्यादा चाहिए। पावर देता कौन है कंप्रेशन के लिए, कहाँ से आता है? फ्लाईव्हील से आता है, क्योंकि वही कंबसन के टाइम पे स्टोर रहता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल लॉजिक है जिससे आप कंपेरिजन कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 156, रोटेटरी मोशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इज कन्वर्टेड इनटू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो बेसिकली किसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन की ये बात कर रहे हैं? तो ये जो रोटेटरी मोशन होता है ना, जो हमारे पास ड्रैग लिंक होता है उसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है? स्टीयरिंग बॉक्स। और ये जो आपके पास ड्रैग लिंक होता है ना, ये बेसिकली जो व्हील का लीवर होता है उससे कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आपको ड्रैग लिंक नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इस तरीके से रेसिप्रोकेट करता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 157 है, इफ़ द एनुलर व्हील, यहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, मैं रीड आउट नहीं करता हूँ, डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक सन गियर है, ठीक है, ये हमारे पास एक रिंग या एनुलर है, और यहाँ पे एक बीच में एक हमारे पास प्लैनेट लगा हुआ है। सारे रोटेट करते हैं सन गियर के। अब यहाँ पे आपको दिया क्या गया है कि ये जो है यहाँ का तीर दिया गया है दैट इज़ 100, और आपका दिया गया है प्लैनेट का दैट इज़ 20। तो आपसे पूछा गया है कि जो सन गियर है उसका क्या होगा। ऑप्शन आपका यही होगा। कैसे सॉल्व करना है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसकी रेडियस, इसका डायमीटर मिल के इसके रेडियस के बराबर होगा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यही सेंटर है तीनों का, ठीक है, तीनों का सेंटर यही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा ऊपर वाला है रिंग या एनुलर जो है हमारे पास, एनुलर व्हील जो है, या फिर हम कह दें रेडियस ऑफ एनुलर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सन प्लस 2 रेडियस, मतलब डायमीटर को 2 रेडियस तो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, ये हमने लिख लिया। बट हमसे रेडियस नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है तिथ। तो एक फॉर्मूला आप सभी को पता है मॉड्यूल का, कि जो जो गियर मिस कर रही हैं उनका मॉड्यूल सेम होगा। मतलब ये इससे मिस कर रही है तो इसका मॉड्यूल सेम होगा, और जब ये इससे मिस कर रही है तो इसका और इसका मॉड्यूल भी सेम होगा। अरे भैया, जीरोथ लॉ भी तो यही कहता है ना, टेम्परेचर, एक टेम्परेचर दूसरे के किलोबेरियम में, दूसरा तीसरे के, तो पहला तीसरे के, तो बस वही वाली चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू होता है d/z। वेरी सिंपल। m सब के लिए क्या होगा? m सब के लिए सेम होगा। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू लिखें d की वैल्यू लिख लेते हैं, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? mz हो जाएगा। तो सब जगह, अब मान लो यहाँ पे r है यार, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये d बन जाएगा, 2 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये एकदम बच्चों वाली मैं थोड़ा नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। तो हर जगह हम क्या करते हैं? mz सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली अब हमारे पास बचा क्या है? z क्या है? नंबर ऑफ
टीथ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ कितना बताया, 100 बताया है। यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी जेड लिखते हैं, अब रेडियस को हमने कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ 20 है, तो ये 2 × 20, तो कितना होगी वैल्यू 40, 60 हो जाएगी आपकी वैल्यू। वेरी सिंपल इज दैट। तो ऑप्शन ये, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 158 है, मिक्सिंग ऑफ द फ्यूल एंड एयर इन केस ऑफ द डीजल इंजन अकर इन, कहाँ पे होगा भाई, सीधा सिलेंडर में स्प्रे कर देते हैं ना हम, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर रहती है, कंबशन कहाँ पे होगा, मतलब मिक्सिंग जहाँ पे होगी वहीं पे तो कंबशन होगा, तो कहाँ पे होगा वो, सिलेंडर में होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चेचिस, ये सारे पार्ट होते हैं ना चेचिस का, बस पैसेंजर सीट नहीं होती। चेचिस आपने देखा ना, चेचिस और बॉडी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना। क्वेश्चन नंबर 160 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द स्टेट ऑफ द चार्ज ऑफ द बैटरी, हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। जो आपका एनीमोमीटर होता है, इसका यूज हम विंड स्पीड मेजर करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, स्टैंडर्ड टू बी यूज फॉर द रेफरेंस पर्पज इन द लेबोरेटरीज एंड द वर्कशॉप टर्म्ड एज, उसे हम कहते हैं वर्क स्टैंडर्ड, ठीक है। बेसिकली इनका काम क्या होता है कि जो रूटीन कैलिब्रेशन किसके हिसाब से करते हो, किस कोई रेफरेंस के हिसाब से करते हो ना, तो इसको हम कहते हैं वर्किंग रेफरेंस। जिस बेसिस पे काम कर रहे हैं उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम कैलिब्रेशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 162 है, हाइड्रोलिक ब्रेक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पास्कल लॉ पे वर्क करता है, हम सभी को पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। पर यहाँ पे फोर्स की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेशर की, F/A की। ये कहते हैं भाई देखो प्रेशर जो आपने अप्लाई किया है वो तो बराबर है, आपने अप्लाई किया, ब्रेक में जनरली हम यूज करते हैं, जो भी आप हाइड्रोलिक सिस्टम देख रहे हो, ब्रेक, लिफ्ट, व्हाटएवर, सब जगह यूज करते हैं। तो ये कहते हैं कि चलो प्रेशर तो सेम लगा दिया, फोर्स को हम वेरी कर सकते हैं, एरिया को घटा बढ़ा के, एरिया घटाएंगे फोर्स बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाएंगे फोर्स घट जाएगा, वेरी सिंपल इज दैट। तो जहां पे आपको लगाना होता है वहां पे हम एरिया बढ़ा देते हैं ताकि आपको कम फोर्स लगाना पड़े, जहां पे हमको लिफ्ट करना होता है, आउटपुट देना होता है, वहां पे एरिया घटा देते हैं ताकि फोर्स ज्यादा मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 163, ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट व्हाट डज द वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन, अब ये भी बताने की जरूरत तो है नहीं, डीह्यूमिडिफिकेशन है, बट थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो अभी एकदम से नए हैं, तो इस तरीके से वर्टिकल लाइन ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन है, आप सभी को पता होगा। अब ये 0.1 है, ये 0.2 है, तो आप देख रहे हो W1 W2 कौन सा, W1 बड़ा है, ठीक है, तो डीमोडिफिकेशन हो रहा है। डीजल फ्यूल कंपेयर टू द पेट्रोल इज मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट, बिल्कुल सही बात है, पेट्रोल की वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, उसको ऑटोमाइज करना आसान होता है एज कंपेरिजन टू डीजल, जिससे उसकी बर्निंग आसान होती है। डीजल उतना वोलेटाइल नहीं होता है जितना कि पेट्रोल, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो उतना फ्लेमेबल नहीं होता है जितना कि पेट्रोल। चलिए ये बड़ा सा क्वेश्चन है, फिर मैं इतना बड़ी लाइन पढ़ नहीं रहा हूं, बट सिंपल यहाँ पे कंडक्शन वाला फंडा है कि जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे अपर और लोअर सरफेस के बीच का टेम्परेचर कम रहेगा, ठीक है। बायोट नंबर जब आप निकालते हो तो भी तो यही वाली चीज़ हम लगाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर में कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो किसी भी सरफेस पे जितना टेम्परेचर रहेगा वो दूसरे वाले या आउटर सरफेस भी वही टेम्परेचर नियरली अचीव करेंगे, थोड़ा बहुत लॉसेज रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए 166 की बात करते हैं, द डिवाइस यूज टू रिड्यूस द एग्जॉस्ट नॉइस, ये होता है मफलर, या जिसे सिंपल भाषा में साइलेंसर भी कहा जाता है। पर यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि साइलेंसर ऐसा क्या करता है कि आवाज कम हो जाती है। भाई आवाज तो आ ही रही है ना, आवाज एक एनर्जी है उसके पास, तो भाई उस एनर्जी का क्या हो जाता है साइलेंसर में आके। गन भी देखा होगा आप लोग मूवी में, गन के आगे एक साइलेंसर लगा लेते हैं जिससे उसकी आवाज रिड्यूस हो जाती है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ऐसा साइलेंसर क्या करता है जिससे आवाज रिड्यूस हो जाती है। इन सैंड कास्टिंग फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टेन मटेरियल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज द डिग्री ऑफ सुपरहीट, मतलब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे फ्लूइडिटी बढ़ेगी यार। होता क्या भाई, मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी, मटेरियल आसानी से फ्लो करेगा, वेरी सिंपल इज दैट। 168 इक्वेशन फॉर द स्टेट पर केजी ऑफ द परफेक्ट गैसेज, अब ये भी बताने की जरूरत है क्या, PV इक्वल टू nRT होता है, n को इधर ला दिए हैं, ऑप्शन ये बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
A3 फ्रो मतलब यहाँ पे आपको A3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज ये सारी चीज़ें दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी रोटर की, आप वो बताइए। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इज इक्वल टू स्लिप मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर। तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर हमको दिया गया है, स्लिप कितनी दी गई है, स्लिप दी गई है 4, तो डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं, और ये कितना दिया गया है आपको 50 दिया गया है, तो 50 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2, 2 से 2 ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैनेटिक चेन क्वाड्रेटरी ज्वाइंट इज इक्विवेलेंट टू, कितना होता है 3 बाइनरी के ना, मतलब क्या होता है नंबर ऑफ लिंक -1, यही तो होता है ना, तो 4 है, 4 - 1 3 बाइनरी ज्वाइंट के इक्वल हो जाएगा। द पर्पज ऑफ सस्पेंशन डैम्पर इज एब्जॉर्ब द एनर्जी इन द स्प्रिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आप कहोगे कि ये भी तो करता है, हाँ बिल्कुल वो भी करता है। अगर यहाँ पे केवल एक ऑप्शन ना देके ऑल वाला रहता तो शायद हम ऑल वाला सिलेक्ट करते, पर यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हम बात करें तो ये है। बेसिकली डैम्पर करता क्या, मान लीजिए आप कार से जा रहे हो, आगे एक बम्प है, यहाँ पे बम्प लिया, स्प्रिंग क्या हो जाएगी भाई, कंप्रेस होगी। अब स्प्रिंग का नेचर है कि कंप्रेस होगी तो इलोंगेट भी होगी उसी स्पीड से, एक्शन एंड रिएक्शन। अब इलोंगेशन उस स्पीड से ना हो, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर दें ताकि जो आदमी बैठा है उसको कंफर्ट फील हो, इसके लिए हम डैम्पर का यूज करते हैं। तो डैम्पर क्या करता है, उसको स्लो डाउन कर देता है ताकि आपको कंफर्ट फील हो। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो साइकिल कुदाना और गाड़ी में बैठ के जंप कराना, दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, क्योंकि साइकिल में ऐसा कुछ सिस्टम होता नहीं है। यहाँ पे अगेन 172, इफ v इज द वेलोसिटी आपको दिया गया है, r इज द रेडियस, तो आपसे पूछा गया है rpm। हमको एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला पता है, कितना है 2πn/60, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड डाटा है। ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू v/r। अब देखो हमारा जो रिलेशन था वो जो दिया गया उसके टर्म्स में आ गया है 2πn/60, यहाँ पे n आपसे पूछा जा रहा है, पर हम n/60 फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 60 का डिवाइड यहाँ पे क्यों करते हैं भाई, क्योंकि हम उसको सेकंड में ले लेते हैं, पर यहाँ पे सेकंड में नहीं, मिनट में ही पूछा गया है। ठीक है, तो मिनट में पूछा गया तो इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v ये डिवाइडेड बाई 2πr हो जाएगा ना, वेरी सिंपल इज दैट। तो रिलेशन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। द गियर इज एंड द कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स हैव द टिथ विच इज इंक्लाइंड टू द शाफ्ट एक्सिस, उसे क्या कहते हैं, हेलिकल गियर कहते हैं ना। और जनरली एंगल ऑफ हेलिक्स भी कई बार आपसे पूछा जाता है। तो अगर सिंगल हेलिक्स है तो ये बेसिकली जो एंगल वेरी करता है वो 12 to 20 करता है, अगर डबल हेलिक्स है तो 20 to 45 करता है। मतलब ये शाफ्ट है तो कुछ इसके ऊपर इस तरीके से जो हेलिकल गियर होती है उस तरीके से हेलिक्स बना होता है, और जो बाकी गियर में होता है उसमें स्ट्रेट टूथ होता है, मतलब वर्टिकल टूथ होता है ना। समझ में तो आ गया होगा, आपको नहीं समझ में आया तो एक बार देख लेना है, डिजाइन देख लेना इमेज सर्च करके। क्वेश्चन नंबर 174 है, विच टाइप ऑफ गियर इज यूज्ड फॉर द सॉफ्ट एक्सेस हैविंग द ऑफसेट। तो यूज करते हैं हपॉइड गियर, बेसिकली नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और जहाँ पे एक्सिस इंटरसेक्टिंग होती है वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं मीटर गियर का। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी फॉर्मेट में पूछ लेता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपसे पूछ लेगा कि नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल में किसका यूज़ करते हैं, इंटरसेक्टिंग में किसका यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखना, बस इन शॉर्ट बताने का मतलब बस यही है। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 175, पिस्टन पिन इज ऑल्सो नोन एज कॉडविन पिन। 2 साइड पिन लगी होती है ना, एक जहाँ पे आपका पिस्टन कनेक्ट होता है, ठीक है यार नहीं बन रहा है, एक जहाँ पे पिस्टन कनेक्ट होता है और दूसरा जहाँ पे क्रैंक शाफ्ट। तो जहाँ पे क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट होता है उसे हम क्रैंक पिन कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछता है कि बिग एंड वाली जो पिन होती है उसे क्या कहते हैं, स्मॉल एंड वाली जो पिन होती है उसे क्या कहते हैं। तो बिग एंड वाली को क्रैंक कहते हैं, स्मॉल एंड वाली को गॉडविन पिन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 176 है, द स्पीडोमीटर इज ड्रिवन फ्रॉम द गियर बॉक्स शाफ्ट इज कॉल्ड मेन शाफ्ट ना, द शाफ्ट दैट कैन टर्न द व्हील कनेक्टेड टू द स्पीडोमीटर। जो व्हील को टर्न करती है उसी से हमारा स्पीडोमीटर कनेक्टेड होता है। मेन शाफ्ट बेसिकली आप ऐसे भी समझ लो कि जो डिफरेंशियल होता है उससे कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ डायमेंशन एंड फिट। अब बेसिकली क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अलाउंसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टॉलरेंस। हाँ बिल्कुल सही बात है,
जो अलाउंसेस होता है या अलाउंस जो होता है वो बेसिकली ये बताता है कि आप मिनिमम क्लियरेंस कितना दे रहे हो या फिर इंटरफेरेंस बना रहे हो सिस्टम में, तो इंटरफेरेंस कितना दे रहे हो, तो वो बताता है आपका अलाउंसेस। टॉलरेंस जो बताता है, टॉलरेंस मतलब कितना डेविएशन है, ठीक है, टॉलरेंस इज द डेविएशन। तो ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। क्वेश्चन 178 है, इन डिस्क ब्रेक द डिस्क इज अटैच टू द एक्सेल। वेरी सिंपल इज दैट। अब ये भी बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप लोगों ने डिस्क ब्रेक देखा होगा हर जगह पे। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम दिया गया है उसी को चूज करेंगे। डीजल के अराउंड होती है 40,000 के आसपास, 45,000, 40 to 45,000। उससे थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल की होती है 46 के अराउंड। सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की, जो मतलब 1,50,000 के आसपास होती है। तो हाइड्रोजन फ्यूल हैव द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। चलिए यहाँ पे बात किया गया है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र का। फर्नेस में तो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे रेडिएशन डोमिनेट करता है, क्योंकि रेडिएशन फाइंड आउट करते हैं टेम्परेचर के पावर 4 लिखते हैं। इन फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम डिवाइस यूज टू गार्ड अगेंस्ट द एक्सेसिव प्रेशर। तो उसे रिलीफ वॉल्व भी तो कहेंगे, मतलब जो प्रेशर को रिलीफ कर रहा है, कम कर रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 182 है, द फिन्स एट द टॉप, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी ये वाली फिन्स थोड़ी बड़ी है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा हीट रिमूव करना होता है। क्राउन कल वाले पोर्शन में डिस्कस किया था, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होगा, क्राउन में, क्योंकि यहीं पे बर्निंग हो रही है, इसलिए टॉप इज द हॉटेस्ट, दैट्स वाई फिन इज द लार्ज, या फिर उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184, ब्रेक शू आर मेड। तो ब्रेक शू बना होता है स्टील, कॉपर, आयरन। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन सही है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन द बॉल बियरिंग विच इज मोर हार्डर देन द अदर पार्ट। तो यहाँ पे बाल, आउटर रेस, इनर रेस सब सेम मटेरियल के बने होते हैं, तो सेम ही होती है बेसिकली उनकी हार्डनेस, स्ट्रेंथ। हाँ, डिज़ाइन के नाम पे, मतलब ऐसा नहीं कि सेम मटेरियल का अलग अलग डिज़ाइन बना दोगे तो उसमें भी उसके स्ट्रेंथ में वेरिएशन आ जाता है, ठीक है, पर यहाँ पे हम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं। 186, नॉइसी ब्रेक इंडिकेट। अब कई सारे रीजन होते हैं ब्रेक को, मतलब ब्रेक से आवाज़ आने का, ब्रेक शू वन आउट हो गया है, घिस गया है, फिर यहाँ पे जो ड्रम लगा होता है ना, जो बड़ा साइज में जिसमें पूरा ब्रेक असेंबली लगी होती है, वो घिस गया है। और ये बेसिकली जो असेंबली को एक तरह से आप कह सकते हो सपोर्ट करता है। जब असेंबली का सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो हिलटे डुलटे सारे पार्ट हो जाएंगे तो भी आवाज़ आएगी। फिर जो आपका लूज़ हो जाएगा स्क्रू, अब ऑब्वियसली स्क्रू ही टाइट रखता है चीज़ों को, तो लूज़ जाएगा तो भी आवाज़ आएगी। तो यहाँ पे इसमें से कोई सा रीजन हो सकता है। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि अगर ब्रेक पैड घिस गया है तो भी आवाज़ आती है, बट आवाज़ हर किसी की अलग अलग रहती है, मतलब सेम नेचर की आवाज़ नहीं रहेगी। 2 स्ट्रोक इंजन इज जनरली प्रीफर्ड 4 स्ट्रोक, क्योंकि 2 स्ट्रोक में जो आपको 4 स्ट्रोक में हमको 2 रिवोल्यूशन में पावर स्ट्रोक मिलता है, यहाँ पे हमको हर रिवोल्यूशन में मिलता है, तो साइज़ थोड़ी सी इसकी छोटी हो जाती है फॉर द सेम पावर आउटपुट। लॉसेज ज़्यादा होते हैं, एफिशिएंसी कम होती है। आप कहोगे फिर भी क्यों यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे जैसे नाव वो है, जहाँ पे हमको थोड़ा सा वेट का कंस्ट्रेन होता है, ऐसी जगहों पे हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 188। यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा किसके साथ अप्रोप्रिएट मैच कर रहा है। तो जो ऑप्शन दिया गया है सही है, कंप्यूटर चिप, फोटोकेमिकल मशीनिंग, मेटल फॉर्मिंग डाइज, ये आप यूज़ करते हो। बेसिकली इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि डाइज के बीच में मशीनिंग होती है। फिर टरबाइन ब्लेड का हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल, एंड ग्लासेज का हो जाएगा आपको अल्ट्रासोनिक। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं। एप्लीकेशंस आप ज़रूर एक बार रीड आउट कर लेना कि जो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग होते हैं उनका यूज या एप्लीकेशंस बेसिकली कहाँ कहाँ पे होता है। द बैलेंस सिंगल सिलेंडर इंजन, बेसिकली उसको हम क्रैंक शाफ्ट पे यहाँ पे काउंटर वेट लगाया गया होता है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी फिगर इसीलिए लगाया है। रेडिएशन ट्यूब बना होता है आपका ब्रास मटेरियल यहाँ पे दिया गया है, ब्रास, कहीं पे कॉपर भी दिया गया रहेगा तो आपको कॉपर भी सही करना है। द फायरिंग ऑर्डर के बारे में बात किया गया है, कल भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो ये फायरिंग ऑर्डर होता है। बेसिकली फायरिंग ऑर्डर करने का मतलब ऐसा होता है कि हम इंजन को बैलेंस में रखें। अगर दोनों एक ही साइड फायरिंग हो जाएगी तो फिर आपकी साफ डिसबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि फोर्स पूरा एक साइड ही आ जाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एक साइड फायरिंग हो तो फिर उसके बाद उसके दूसरे अपोजिट साइड में फायरिंग हो, तो इसलिए फायरिंग ऑर्डर हम
लगाते हैं। द थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट वाल्व का काम क्या होता है कि जो आपका लुब्रिकेंट फ्लो कर रहा है उसके फ्लो को रेगुलेट करना, उसके फ्लो को कंट्रोल करना कि कब फ्लो करना है कब नहीं। अगर ये ख़राब हो गया तो बस आपका इंजन ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, फिर शायद स्टार्ट भी ना हो, क्योंकि लुब्रिकेंट कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा। ये थोड़ा कंट्रोल करता है कि जब एक जो नॉमिनल टेम्परेचर अचीव कर लेता है हमारा इंजन उस टाइम पे ये उसके हिसाब से रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 194 है, द पर्पज ऑफ इंटरलॉकिंग प्लंजर। क्या होता है इंटरलॉक? देखो आपको पता है ये एक है ऊपर से, आप ये गियर वाला है, इसको आपने इस तरीके से यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम लगा होता है। जब मैं ऑटोमोबाइल पढ़ाया था वहाँ पे ऑटोमेशन भी दिखाया हुआ है। तो इसी तरीके से अगर ये इसके ऊपर आएगा, अगर इंटरलॉक नहीं होगा तो ये गियर इसमें फ्रीली घूमती रहेगी और वो गियर नहीं लगेगी। जनरली होता क्या, वहाँ पे इंटरलॉकर लगा होता है, जैसे ही आप जिस गियर पे शिफ्ट करोगे ये आके इस होल में, गियर वाले होल में फंस जाता है, फिर यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन इसमें होने लगता है। मान लीजिए इसको अब पीछे करना है तो पीछे ले आएंगे, यहाँ पे एक गियर रहेगी। अब ये गियर तब तक फ्रीली घूमती रहेगी जब तक ये वाला चीज़ है आप इसको यहाँ पे लाके फिट नहीं करते हो, ठीक है। तो जैसे इसको यहाँ लाके फिट करोगे ये चलने लगेगी, ये फ्रीली घूमने लगेगी। तो इस तरीके का पूरा मैकेनिज्म होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अ कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल ज्वाइंट इज यूज्ड एट द, कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं और यूज किया जाता है। ये आपके ड्राइव शाफ्ट जो होती है या जिसे हम हाफ शाफ्ट कहते हैं, वहाँ पे दो टाइप के बेसिकली ये होते हैं। एक तो इनर होता है, दूसरा आउटर होता है। मतलब हम कहते हैं इनर कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल ज्वाइंट और दूसरे को कहते हैं आउटर। अब जो इनर वाला होता है वो जो एक्सल आपके ड्राइव शाफ्ट की होती है उसको डिफरेंशियल से कनेक्ट करता है, जो आउटर होता है वो आपके व्हील से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196, कंपेयर विद द इंटरनली एक्सपेंडेड शू ब्रेक, डिस्क ब्रेक हैज़ द एडवांटेज ग्रेटर रेजिस्टेंस टू फेड। मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा देता है फेड के लिए, मतलब जल्दी उसकी फेडिंग नहीं होगी, घिसेगा नहीं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कूलिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छी होती है एज कंपेरिजन टू आपका जो शू ब्रेक है। वहाँ पे यहाँ पे कूलिंग अच्छी होती है जिसके वजह से इसका टेम्परेचर कम बढ़ता है। टेम्परेचर कम बढ़ेगा, कहीं पे चीज़ सॉफ्ट कम होगा तो ऑब्वियसली घिसेगा कम। अब कोई मटेरियल है उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो उसको घिसना मतलब उसकी वियर होना आसान हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 197, इफ बैटरी पोलरिटी इज रिवर्स ऑन द व्हीकल फिटेड ऑन द टर्नेटर। तो बैटरी अगर रिवर्स कर देते हो तो जो कटआउट है वो ऑपरेट नहीं होगा। बेसिकली जो आपका डायनेमो होता है, बैटरी होता है, दोनों के बीच में ये लगा होता है कटआउट। अब कटआउट नहीं रहे तो चार्जिंग हो जाती है बैटरी की, अगर ना रहे तो डिस्चार्जिंग ज़्यादा तेज होती है क्योंकि वो कटआउट जो कनेक्शन होता है वो इंगेज रहता है, और स्पेशली इन द केस ऑफ द स्टेशनरी व्हीकल, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप रिवर्स कर देते हो तो एक चांस तो ये भी होता है कि हीट जनरेशन होने लगेगा तो आपकी बैटरी खुद भी एक्सप्लोड कर जाए, ऐसा हो सकता है, या फिर ये तो ऑपरेट ही नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज मेड ऑफ द एल्यूमिनियम एलॉय। तो आपका पिस्टन बना होता है आपके एल्यूमिनियम एलॉय से। ये बने होते हैं कास्ट आयरन या फिर स्टील से। जो कनेक्टिंग रॉड होता है ये एलॉय स्टील या फिर कास्ट आयरन से बने होते हैं। क्रैंक शाफ्ट बना होता है फोर्ज स्टील से या फिर कास्ट आयरन से। कई बार ये भी पूछा जाता है आपसे। ब्लू व्हाइट स्मोक, अगर ये आ रहा है आपका मतलब क्या है कि आपके इंजन में कूलेंट लीक हो गया है। अब कूलेंट लीक होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, मतलब जो आपकी पिस्टन पिन है वो घिस गई हो या फिर आपका पिस्टन ही वियर हो गया हो, तो कहीं से मतलब चला गया तो फिर क्या करेगा वो बर्नआउट होगा तो इस टाइप का स्मोक निकल के आएगा। डीजल इंजन आर कंपेयर टू पेट्रोल इंजन रिक्वायर बिगर फ्लाई व्हील, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, मतलब जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है उसमें ज़्यादा पावर चाहिए होता है, इसलिए आपको फ्लाई व्हील भी बड़ी चाहिए होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आने वाले वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं पे अपने वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ तक आए हो तो बिना लाइक किए नहीं जाना है। लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करते रहना है, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।